जो संगठन तमाम दल जुड़े हैं, एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया है इंडिया, उस बैठक में आप शामिल क्यों नहीं हुए थे? देखो दीदी, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। मैं आपसे झूठ कह दूं इससे मेरा अपमान नहीं, बिल्कुल अपमान। सच कहने में कभी अपमान नहीं, सच कड़वा जरूर जी, होता है। कि आप बहुत जल्द संसद में नजर आएंगे, यानी कि सांसद बन अच्छा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर अच्छा क्या आप नहीं, मैं नमस्कार, इस देश में कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस को सरकार की तारीफ करने पर वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल सकती है, लेकिन दलित, शोषित, वंचितों की आवाज बनने वाले उनके नेता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। क्यों? इस बात पर आज हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी, गोली लगी, हमला हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक आपको सिक्योरिटी नहीं मिली है। सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? मेरी जान जाने सरकार के मंसूबे कामयाब नहीं हुए ना। सरकार उम्मीद कर रही है कि दूसरा कुछ हो जाएगा। शायद वो प्लान भी कर रहे हैं कि जब ये नहीं रहेंगे तब फिर हम कहेंगे कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुई है। और ये कहना बहुत आसान है। तो मुझे लगता है सरकार बस इंतजार कर रही है कि कब दूसरी बार मुझे मेरे ऊपर गोली चले और इस बार मेरी जान चली जाए, तब वो शायद इस बारे में कुछ सोचेगी। लेकिन जब मैं इस बार चंद्रशेखर जी। दिल्ली आया तो मैंने हम्म। अपने लिए नहीं, मैंने ये कहा कि देश में जो आज अन्याय हो रहा है, देश भर में जहां भी जिसकी सरकार हो, वहां अगर बहन बेटियां बच्चे बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा ही क्या कर लेंगे। जो नया देश भर में हो रहा है वो मेरे दर्द से ज्यादा बड़ा दर्द है। वो बहुत बड़ी पीड़ा है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। वो चंद्रशेखर जी, सोने नहीं दे रही। एक बात की मैं गारंटी देती हूँ कि इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाने पर सिक्योरिटी नहीं मिलती। आप भी कहना शुरू कर दीजिए 2014 के बाद ये देश आजाद हुआ है। मैं गारंटी दे रही हूँ, सिक्योरिटी क्या, सरकार फूलों के हार लेकर आएगी आपके पास। मैंने जमीर का समझौता करना सीखा नहीं, बिकाऊ नहीं हूँ। आज आपको पता है ना, देश के वीर सपूत जो है, हम्म। चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है आज। जी जी। भारत की फजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद जिया हूँ, आजाद हूँ, आजाद ना हूँ। तो मैं मिट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता हूँ। मैं भारत के शौर्य का अखंड भाग हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। तो मैं अन्याय के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। और सुरक्षा छोड़िए, किसी भी ताकत के आगे। मैंने बहुत दिन पहले कहा कि अगर देश को बांटने वाले लोग मुझे देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठा दें तो भी मैं उनसे समझौता नहीं करूँ, तो भी मैं उनसे अलग ही खड़ा रहूंगा। मैं विधायक एमपी बनने के लिए यहाँ आया ही नहीं हूँ। मैं जी। गलत का विरोध करने के लिए इस मैदान में आया हूँ, वरना रोटी रोजगार तो मैं कहीं भी कर लेता। मैं तो जा रहा था विदेश पढ़ने के लिए 2011 में। मेरे जी। फादर कैंसर से बीमार हुए तो मैंने उस अपने फादर की सेवा के समय और जब मैंने उनसे कुछ सीखा उसके बाद मैंने सपना छोड़ दिया। मुझे मेरे फादर ने समझाया, क्योंकि वो टीचर थे। टीचर समाज का दर्पण होता है। एक कक्षा में पढ़ने वाले 100 बच्चों में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन उनको बनाने वाले, उनको रास्ता दिखाने वाले टीचर होते हैं, उनके गुरु होते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है। जानवर भी अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं। दूसरों के लिए जीना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो दूसरों के लिए जियो। और इसी काम को मैं आज तक कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हाँ। जयंत चौधरी जी ने कहा है कि आप बहुत जल्द संसद में नजर आएंगे, यानी कि सांसद बन अच्छा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर अच्छा क्या आप नहीं, मैं सपा आपको बता आरएलडी दूं के कि हम गठबंधन लोग के तो साथ यहाँ आप भी नजर आने वाले हैं ऑलरेडी क्या? ऑलरेडी हम लोग तो यहाँ अलायंस में हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी। और क्योंकि वो अच्छे लीडर हैं और उनका धन्यवाद वो आए, उनके जी। बहुत सारे साथी भी हैं। तो उन्होंने अपने दिल की इच्छा व्यक्त की है। बाकी अकेला चंद्रशेखर करेगा ही क्या संसद में, आप बताओ। जिस देश में सच कह रहा हूँ, मुझसे नहीं कहा जा रहा, जी। जिस देश में रोजाना 86 महिलाओं का रेप होता हो, जिस देश में इतनी सुंदर पार्लियामेंट बनाई गई हो, लेकिन हर घंटे 46 महिलाओं के साथ, लगभग 50 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं होती है, उन प्रधानमंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का, उन मंत्रियों का, उन अधिकारियों का क्या करेगी जनता? क्या फायदा उन सब चीजों का जब हम नंगा नाच देखें, यहाँ जुल्म जाति देखें, जब हम ऐसा हाय पीड़ा महसूस करें कि हमें मौत से भी आराम ना मिले, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूँ।
ये संसद है किसके लिए? ये संसद है जनता की आवाज उठाने के लिए, जनता के हितों के लिए कानून बनाने के लिए। लेकिन कहाँ बन रहे हैं कानून? कानून तो बने, उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करा पा रही। कल से मैंने एक खेल देखा, जी जब मणिपुर पे लोगों ने सवाल किए तो आप सब मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, बंगाल के, बिहार के आंकड़े गिनाने लगे। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सारे दर सरकार ये तय करते हैं कि हमारे यहाँ किसी बच्चे के कपड़े नहीं नोचे जाएंगे, किसी को रेप नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं की जाएगी, किसी को लूटपाट नहीं की जाएगी, किसी को नोच के एसिड नहीं डाला जाएगा। ये भारत की बर्बादी का इतिहास है। आपको मैं पता है कब जानता हूँ दीदी, जब आपको मैंने उसमें देखा, हाथरस जी। में। मुझे नहीं पता आप किस मीडिया में थी, लेकिन आप लड़ रही थी हाथरस जी में। जी। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि यहाँ अच्छे लोग हैं जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं संसद जाने की इच्छा सबकी होती है। संसद में अगर जी जाऊंगा भी तो अपने लोगों के हितों के लिए जाऊंगा। मैं सड़क पर भी बोलता हूँ, बिल्कुल। सदन में जाऊंगा, सदन में बोलूंगा, इतने जोर से बोलूंगा कि हमारी बात सुनी जा सके। जी आजकल नेता जिनका वोट लेके जाते हैं, उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोल पाते। उनके ऊपर फाउंडेशन है उनकी पार्टी की, उनकी विचारधारा की, उस समाज की फाउंडेशन नहीं है जिस समाज की वजह से वो सदन में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से हमारा प्रतिनिधित्व तो मिल जाएगा, लेकिन हमारा वास्तविक प्रतिनिधि नहीं जाएगा। आज ऐसा ही है। 131 SC ST के मेंबर हैं पार्लियामेंट के, लेकिन एक हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि वो सवाल पूछे सरकार से कि भाई इस सरकार का क्या फायदा अगर मैं अपनी मैं बहनों बेटियों की माओ की इज्जत नहीं कर पा रहा हूँ, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे प्रदेश में भी ये हो रहा है, आपके प्रदेश में भी हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है। सब मौन बने हुए, लाशें होगी हैं। और इन लाशों से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता, इसलिए मेरे लोग चाहते हैं कि मैं संसद जाके आवाज उठाऊं और उस मुद्दे पे बोलूं जिसको सुना नहीं जा रहा, जिस पर बात नहीं हो रही। और मैं विश्वास से कहता हूँ, मुझसे पहले भी बहुत अच्छे लोग संसद गए हैं, और अगर मेरे जैसे लोग संसद जाएंगे, हमारी पार्टी बड़ी हो रही है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे आशा विश्वास है कि हमारे बहुत सारे MP सदन में जाएंगे। कुछ इस बार जाएंगे, कुछ अगली बार जाएंगे, लगातार जाते रहेंगे। और एक दिन वो आएगा कि हम जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे संसद में जो इस जी बात पे खूंटा ठोक के खड़े हो जाएंगे कि इस देश में किसी गरीब के साथ, कमजोर के साथ, जाति धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे अन्याय अत्याचार नहीं हो सकता। हम कॉन्स्टिट्यूशन को इजाजत नहीं देता। किसी बहन बेटी की रेप हत्या नहीं होती, उनको नंगा करके नहीं घुमाया जा सकता, उनके मन को जो है नोचा नहीं जा सकता है, उनका चीरहरण नहीं हो सकता है। ये हम रामायण महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, ये आज जी। जिंदा लोगों का भारत है। आज हम जहाँ हैं, हम काव्यों से अलग हटके भी हमें जवाब देना पड़ेगा कि इतिहास हमें क्यों याद रखे। भाई मैं संसद में जाके चंद्रशेखर क्या जी। करूंगा और अपने लोगों के हितों की आवाज नहीं उठा पाया? आप बताओ। जी बताओ। जी जी। ये जो गठबंधन बना है तमाम विपक्षी दलों का, ये जो दल, जो संगठन, तमाम दल जुड़े हैं, एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया है इंडिया, उस बैठक में आप शामिल क्यों नहीं हुए थे? देखो दीदी, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। मैं आपसे झूठ कह दूं इससे मेरा अपमान है? नहीं, बिल्कुल अपमान। सच कहने में कभी अपमान नहीं। सच कड़वा जरूर जी होता है। इससे मेरे लोगों को संदेश पहुंचेगा भाई हमारे नेता की हैसियत अभी कम है, इसलिए उनको नहीं बुला रहे। हो सकता है अभी कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी हो, जैसा कई फॉरन विश्लेषण भी किया कि वो एक और दूसरा हमारे जैसा एक दल है, पुराना मजबूत दल, उनकी नेता से विरोध मोल नहीं लेना चाहते, पहले वो उनको प्रयास कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ना बुलाया। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी कोई घर ऐसे नहीं बैठा हूँ कोई मुझे बुलाए चला जाए। मैं अगर मुझे कोई बुलाएगा भी तो मैं जाने से पहले, उस संदेश को देने से पहले, अपने मुद्दों में उनसे बात करूंगा जो हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, जिनके लिए हम लोग लड़ तो रहे हैं, क्या जिनके लिए हमने मायावती जी को बुलाना चाह रहे ज्ञापन थे दिया। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद से पूछा नहीं गया? देखो दीदी, ये तो वही बता सकते हैं जो उसको मैं न्योता भेज रहे हैं। मेरे पास न्योता नहीं आया। न्योता आता तो मैं बताता कि कौन भेज रहा है न्योता। और जिन पे न्योता है वो बता सकते हैं किन्होंने तय किया है। देखो मैं, ये जी जनतंत्र है। बिल्कुल। आपने यूपी का पिछला एक अलायंस देखा, उससे पिछला एक अलायंस देखा, क्या जीत पाए? जब तक जनता आपके साथ नहीं है तब तक नहीं जीत पाओगे। और जनता जो है ना, जनता देखती है जनता कि कौन तो आदमी संघर्ष चंद्रशेखर जी, कर रहा है, पिछली बार कितना तो संघर्ष अखिलेश कर रहा है। यादव ने आपको शामिल ना करके गलती की थी, ये बात तो जग जाहिर है। इस बार फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने फिर मेरा पिछली बार भी कंसल्ट यही था कि बीजेपी की सरकार प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। उसका जी। खामियाजा भी हम लोग भुगत रहे हैं, चाहे वो आरक्षण के साथ घोटाला और मुफ्तजा हम्म। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ हो, या HJS के जरिए जो एक भी जज नहीं भर्ती हो रहा सरकार बैकवर्ड का,
वो जो तमाम तरह का अधिकार हमें संविधान ने दिए, वो भी जो हमारे छिन भिन हो रहे हैं इसलिए, और जो हाथरस जैसी घटनाएं हुई, उन्नाव जैसी जी। घटनाएं हुई, कानपुर जैसी घटनाएं, वो ना हो, इसलिए हम लोग, मैंने प्रयास किया कि सब लोग मिलकर लड़ें। अंत वो किसी कारण सफल नहीं होगा, मुझे उस बात का कोई खेद नहीं, मेरा जी। प्रयास है। मैंने एक कहानी पढ़ी है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सुना देता हूँ कि बहुत व्यूअर्स सुनेंगे। कि एक जंगल में आग लगी हुई थी। उस जंगल में उस समय एक दो जानवर मौजूद थे, एक बहुत बड़ा था, एक छोटा था। बड़े के रूप में हाथी था और छोटे के रूप में चिड़िया थी। वो चिड़िया इस जंगल की आग को देख नहीं पाई, वो बार बार जाती, तालाब से पानी चोंच में भर के लाती, उस आग को बुझाने का प्रयास कर। हाथी बैठा तमाशा देख रहा था। तो हाथी ने चिड़िया की का उपहास उड़ाते हुए कहा कि "ये चिड़िया, नादान चिड़िया, जल जाओगी, तुम्हारी चोंच से ये आग नहीं बुझेगी"। तो चिड़िया ने बड़े अच्छे शब्द कहे, इतिहास चिड़िया को याद रखेगा कि हाँ, मैं जानती हूँ ये आग मेरी चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि अपने घर को, अपने जंगल को, अपने प्रदेश देश को जलता हुआ न देख सकूं, या उसको रोक दूं अगर वो जल रहा है। लेकिन आप में क्षमता है, आप इसको रोक सकते हो, आप में ताकत है, लेकिन आप फिर भी नहीं रोक रहे हो, तो एक दिन इतिहास लिखा जाएगा जंगल का। मेरी गिनती शहीदों में होगी, बचाने वालों में होगी, आपकी गिनती गद्दारों में होगी। तो मैं वो छोटी सी चिड़िया हूँ नन्ही सी, जो प्रयास कर रहा है कि देश बच जाए। जिस तरह से संविधान पे हमला हो रहा है, जिस तरह से नौजवानों के रोजगार पे हमला हो रहा है, जिस तरह से गरीबों की जेब काटी जा रही, महंगाई बेरोजगारी, जैसे किसान को फसल के दाम नहीं मिल तो रहे हैं। आपको क्या लगता अब है कि आज इस चिड़िया को इग्नोर करके एक बार भुगत चुके हैं, अगली बार भी भुगतने का के लिए तैयार हैं क्या, इसके इस चिड़िया समाज को ने छोटा समझकर? इस समाज ने, जिस समाज का मैं नेतृत्व करता हूँ, बहुजन समाज का, हमारे लोग, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत की है, और उन्होंने 2022 से, उससे पहले चुनाव से भी सीख लिया। हमारी 3 साल की पार्टी है, हम आपको अपने दम पे मेहनत करके कामयाब होकर दिखाएंगे। और फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने मांगना सीखा ही नहीं। इतिहास गवाह कि आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कभी सरकार से भी नहीं कहा। मैंने एप्लीकेशन इसलिए दी क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में हैं। जब इस देश के हम्म। सेना प्रमुख को, जिनके अंडर में इतनी सेना है, उनको सुरक्षा मिलेगी, जब इस देश के आरएसएस के प्रमुख को सुरक्षा मिलेगी, हम भी टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से जो है देश की अर्थव्यवस्था जो है वो चलती है, तो हमें उस पैसे का लाभ, अधिक की सुविधा का अधिकार लेने का हक क्यों नहीं है भाई? हम बराबर का टैक्स देते हैं, एक एक चीज में टैक्स देते हैं। सरकार में जो लोग बैठे हैं, भले ही उन पर टैक्स की छूट हो, हम पे नहीं है, हम हर हम्म। चीज में टैक्स देते हैं। तो हम, हमारे हमारे लोग जो हैं, ये उम्मीद चाहते हैं कि हमारे नेता सुरक्षित रहे। एक नेता को बनाने में समाज को 10 साल लग जाते हैं, उनकी उनकी खाल उतर जाती है। कई लोग जो हैं, कई सौ लोग कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई गोली खा के मरता है, कोई पुलिस की लाठियों से मरता है, कोई जेल में जाता है, किन पे मुकदमे झेलने पड़ते हैं। एक नेता को तैयार करने में 10 साल लगते हैं समाज के, तब जाके एक नेता तैयार होता है। मुझे मेरे लोगों ने खून से खींच के तैयार किया है। तो मेरा, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ भाई। उनको अपनी सोच है, उनकी, उनको लगता है कि वो कामयाब हो जाएंगे। हम अपनी पार्टी के जरिए कामयाब होंगे, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग दिन रात लगे हुए हैं। आपने देखा ना, हमारा विधायक है ना एमपी, लेकिन हमने चैलेंज जितनी बार किया, मुझसे लोगों ने पूछा कितने लोग आएंगे, मैंने कहा कि दिल्ली याद रखेगी हम्म। कि चंद्रशेखर आजाद ने बुलाया है। तो ये सच है, वहां के हम्म। अधिकारी कर्मचारियों से आप पूछना। जो बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारी कर्मचारी पहलवान बेटियों पे लाठियां चला रहे थे, जम हम्म। जम के खींच रहे थे पहलवानों को, वो हमारे मंच पे आके हमसे अपील कर रहे थे कि भैया थोड़ा सा जल्दी कर लेना, थोड़ा बिल्कुल सा चंद्रशेखर समझदारी जी, हमारा दिखाना, ग्राउंड बहुत रिपोर्टर भीड़ वही है। मौजूद था। हम्म। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, मैं मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। हम लोग लोकतंत्र मेहनत करेंगे, और जनता तय करेगी कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे जाएगा। चंद्रशेखर जी, आप फिर इस ये जो संगठन है विपक्ष का इंडिया, इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या लगता है आपको, क्या एनडीए को टक्कर दे पाएगा इस तरीके से? देखिए, ये तो उनको तय करना है कि वो किस तरह से टक्कर दे पाएंगे। उन्होंने उसके लिए कुछ रणनीति बनाई क्योंकि होगी। ताकत तो सबको एक साथ लेकर के होगी ना। हाँ, उनको लगता है कि गरीब के बच्चों को इग्नोर किया जाए, या उनको लगता है कि इनके बिना बन सकती। उनको करनी चाहिए कोशिश, लोकतंत्र है, क्या पता जनता उनकी बात मान ले। हम्म। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इतने बड़े समाज को, देखो, मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा। चंद्रशेखर जी। के साथ दिक्कत ये है, और विपक्ष भी इस बात को जानता है, मैं इनको विपक्ष कहता भी नहीं हूँ, मैं इनको ये कहता हूँ वो भी लड़ रहे हैं सरकार की तानाशाही के खिलाफ, तो विपक्ष नहीं, वो भी एक पक्ष है। सरकार के विरोध में वो विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन उनको मैं विपक्ष नहीं कहूंगा। तो उनको पता है कि चंद्रशेखर के साथ दिक्कत ये है कि अगर उनकी सरकारों में भी
इन वर्गों के क्या कोई अहित होगा? इन वर्गों के साथ अन्याय होगा? दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, महिलाएं देश की प्रदेश की, तो उनके साथ कोई अन्याय होगा तो ये आदमी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि इसको राजनीतिक स्वार्थ से ज्यादा, कुर्सी से ज्यादा अपने समाज से प्रेम है, इन लोगों से प्रेम है, उन आवाजों से प्रेम है जिनको सुना नहीं जा रहा है। तो वो भी इस बात को जानते हैं। सबकी शिकायत यही है, सबको लगता है कि हम्म। चंद्रशेखर अगर हमारे साथ रहे तो मुंह बंद करके रहे। मेरा मुंह बंद, मैं आजाद हूँ। हम्म। मेरा मुंह एक ही बार बंद होगा जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अन्याय का, चाहे मेरे साथ के लोग अन्याय करें या सामने दूसरे लोग अन्याय करें, मैं अन्याय के खिलाफ बोलता रहूंगा। और मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, आज ये रिकॉर्ड रहेगा, अगर हमारी सरकार जब आ जाएगी, अगर उसमें अन्याय होगा किसी भी तरह का, उस अन्याय के खिलाफ भी मैं अपने सब लोगों के साथ खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अन्याय नहीं होने दूंगा। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, फूले साहू को जी। मानने वाले हैं, माँ सावित्रीबाई फूले को मानने वाले हैं। हम समता, समानता, मैत्री, भाईचारे को मानने वाले लोग हैं। हम किसी का हित नहीं चाहते। बस जिनको अवसर नहीं मिले, जो आजादी से पहले भी इस देश में गुलाम की तरह जिए और जो आजादी के बाद भी इस देश में गुलाम की तरह जी रहे हैं, उन उस वंचित तबके को, हक वंचित समाज को उनके अधिकार दिलाना चाहते हैं, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाना चाहते हैं। यही एक लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं। ना ही देश में धर्म और जाति की लड़ाई है। तो दुश्मन बड़ा क्या ये समझदार इंडिया है। संगठन चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर करके इसके क्या दुष्परिणाम भोगेगा, क्या लगता है आपको? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम्म। मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करूंगा। बुद्ध, कबीर, रविदास, नानक जी को मानने वाले लोग, उनके लिए मैं उनके लिए मंगल कामना करूंगा। वो बहुत मजबूती से आगे बढ़े, और जिस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ये तो हम मानते उसको हैं कि पूरा करें। इंडिया जो है वो चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर कर रहा है? मैं इंडिया नहीं कर रहा। इंडिया संगठन। नहीं नहीं, यूपीए का परिवर्तित जो नया नाम आया है, वो उनको, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी बात ये आप कर रही है। इंडिया तो हमारे खून में बहता है। हम्म। तो ये इंडिया के नाम गठबंधन से जो हम अलग अलग लोग, विपक्षी दलों का गठबंधन जिसका नाम इंडिया दिया है, हाँ, ये आपको इग्नोर कर रहा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत हम्म। के लोकतंत्र की कितनी कितनी खूबसूरती है। आप 1000 वादे कर लीजिए चुनाव से पहले, और आप चुनाव के बाद एक पूरा ना कीजिए। आप अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार में, वो जनता जिन्होंने आपको वोट दिया उससे दुगनी जनता की सड़कों पे आ जाए, तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उनको 5 साल इंतजार ही करना पड़ेगा कि 5 साल बाद वो फिर आपको बदल दें। तो जी। मैं, और जिस तरह से आज पैसे से जो है जनता के वोट को खरीदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का दुष्परिणाम है। एक और लोकतंत्र को जो है ना, ये लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र को के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। आज पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा, सत्ता से पैसे का जो खेल चल रहा है, जिस तरह से पूंजीपतियों के हम्म। आगे जी। गिरवी रख दिया है सरकार ने, चंद पूंजीपतियों के आगे, ये हम देख रहे हैं देश को, कि नहीं तो सत्ता क्या के लिए लग रहा किस है तरह ये से जो जो है खेल गठबंधन खेला हुआ जा रहा है है, देश। मैं ये जानना चाह रही हूँ चंद्रशेखर जी, इंडिया, ये जो गठबंधन है, तो ये क्यों इग्नोर कर रहा है चंद्रशेखर आजाद को? क्या लगता है कि दलित वोट कट जाएंगे, या क्या डर है, क्या खौफ क्या है भाई? वो ही बता सकते हैं, और हम्म। मेरे पे इतना समय भी आपको नहीं कि क्या मैं उनके लगता बारे है? में सोचूं। हम्म। नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं और जी। बहुत मजबूत संगठन बना रहे हैं। मैंने जी। कहा, बिना संसाधनों के हमारे लोगों ने इतने कम समय में, मैंने लगभग 8 तारीख को अपील की थी, 12 दिन के समय में अगर दिल्ली में लाखों लोग आए और सड़कें नीली हो गई, तो इसका ये प्रमाण है कि हम लोग जो हैं, हमारा काम धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। कोई पौधा एक दिन में वृक्ष नहीं बनता, एक दिन में फल नहीं देता, एक दिन में छांव नहीं देता, कुछ समय लगता है। पहले भी जो बहुत सारे दल बने, उनको समय लगा। हमारा दल धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हमें लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी है। जी। हमारे दल के जरिए जो लीडरशिप तैयार होगी, जो आज है भी और हो भी रही है, वो बिल्कुल लंबे समाज समय तक इस को देश की आप पर सेवा भरोसा करेगी। है चंद्रशेखर जी, ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल साफ है। जी। तो उसको, उनको, जिनको हम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये हम जिस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, माननीय काशीराम साहब का आंदोलन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का, कि समाज में जो गैर बराबरी है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, चाहे लैंगिक आधार पे हो, चाहे वो शैक्षणिक आधार पे हो, वो सब तरह की गैर बराबरी दूर हो। और जो आर्थिक मुक्ति वो कहते हैं कि आर्थिक रूप से जो असमानता है, कि एक आदमी पे खाने को रोटी नहीं, एक आदमी के यहाँ जो है बहुत उनके कुत्ते भी जो हैं वो घी खा रहे हैं, उन्हें कुत्ते भी एसी में सो रहे हैं, एक आदमी के सोने के लिए छत भी नहीं है। ये जो गैर बराबरी है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ कैडर में,
कि जब 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में गुलाम थे अंग्रेजों के, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त 1947 को, जिस 14 अगस्त को जो जिसकी आर्थिक स्थिति 16 अगस्त को तो वही थी। हमने पाकिस्तान को तो कुछ मदद की, लेकिन हमने भारत में रहने वाले लोगों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए, क्योंकि आर्थिक पहले गैर बराबरी थी, संविधान से पहले अधिकार नहीं थे इतने, उनको हमने ऐसी कोई मदद नहीं की वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और जो अधिकार थोड़े बहुत थे हमने उनको दिए भी, उनको हमने रोज नीचा दिखाया, रोज उनको जो है ना तमाम तरह से अपमानित किया कि वो कभी अपने आप को इस देश का हिस्सा ही ना समझ पाए, इस व्यवस्था का हिस्सा ही ना समझ पाए। मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ कि महिलाओं पे अत्याचार क्यों होते हैं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि वंचित तबके पे अत्याचार क्यों होते हैं। अत्याचार इसलिए होते हैं कि इस देश की आधी आबादी अपने हक अधिकारों की मांग ना करे, इकट्ठी ना हो जाए, अपने पैरों पर ना खड़ा हो, तो रोज उसको नीचा दिखाओ। इसलिए उसको घर से लेके सड़क तक हमले होते हैं, इसलिए उसको जो है नोचा जाता है कि वो अपनी हिम्मत बता के अपने अधिकारों के लिए ना बात करे। और हक वंचित समाज जो है उन पे इसलिए हमले होते हैं कि उनकी आधी एनर्जी उनके आंदोलन की इसी काम में बीत जाए, और वो अपनी जो हक अधिकार की लड़ाई उसको ना लड़ पाए। ये एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र को वो लोग करते हैं जो नहीं चाहते देश में मानवता का राज स्थापित हो, गैर बराबरी दूर हो, और इंसान इंसान को बराबर समझा जाए। ऐसी सोच के लोगों को हटाने के लिए हम इस आंदोलन को हमने राजनीतिक आंदोलन बनाया, और अब इस राजनीतिक आंदोलन के जरिए हम लोग जल्दी जो है इस सोच के लोगों को हटाने में कामयाब हो जाए। जी चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी पार्टी, आपके लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप हर दिन हॉस्पिटल जाते हैं। आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी आप बिल्कुल हॉस्पिटल जाते जाते मैंने आपको रोका हुआ है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया। लेकिन आप 2024 को लेकर, क्योंकि आपका संगठन भी बहुत बड़ा है, तो आपने क्या सोचा है 2024 को लेकर? क्या कुछ नया होने वाला है चंद्रशेखर जी? धीरे देखो, मैं तो जिंदा भी हूँ, हॉस्पिटल चला जाऊंगा, लेकिन आपको पता है बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल के बाहर जो है पैदा होते हैं, हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देते हैं, हॉस्पिटल में पैसे ना होने के कारण दम तोड़ते हैं। मैं एक घटना का जिक्र आपके यहाँ करूंगा, फिर मैं 24 पे बात आपको जवाब दूंगा। जी। कल मेरे पास एक फोन आया, एक बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मुझे फोन आया, बहुत होनहार है, अपने गाँव गया था। उसको उसकी उसको गोली मार दी गई, लूटपाट करने वाले लोगों ने, 3 लोगों ने उसको गोली मार दी। उसने लूटपाट का विरोध किया। अब वो हॉस्पिटल में, उसके परिवार का फोन आया कि हॉस्पिटल में लोग 18 लाख रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने जो कुछ था पेश केस के 2-3-4 लाख रुपए इकट्ठा कर दिए। अब मेरा एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, पुलिस की लापरवाही से गुंडों के इतने जो है हौसले बढ़े, उन्होंने गोली मार दी। उस जिन जो कुछ उनके माँ बाप से था उन्होंने उस बच्चे के लिए लगा दिया। निकुंज उसका नाम है, अखबार में भी मैंने पढ़ा। हम्म। अब वो बच्चा, उसके पिता, वो पैसे कहाँ से लेगा? उसकी जान जो है ना, वो मौत और जिंदगी बीच वो लड़ रहा है, वो उसके पिता कहाँ से लाए 18 लाख रुपए? अगर नहीं पैसे आएंगे तो वो बचेगा नहीं, हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग इलाज नहीं करेंगे, शायद उसका एक फेफड़ा भी खत्म। शेखर जी, आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है फ्रेम फ्रीज हो गया था, शायद कुछ नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं उस तरफ। आपकी और मेरी बात है, सरकार को अच्छी नहीं लग रही। हम्म। तो आगे की बात उसके बताइए। पिता मुझसे कह रहे थे कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास जो कुछ था मैंने इसके ऊपर पढ़ाई पे लगा दिया। अब जो कुछ था उसको बेच के मेरे पास जो पैसे थे मैं लगा दिए, मगर मैं कहाँ से लाऊं? गलती अधिकारियों की है कि गुंडे जो हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, तो रहते जो हैं उनके हौसले बड़े हुए हैं। उन्होंने उस बच्चे को गोली मार दी, उसके जीवन पे बनाई है, लेकिन वो उसके पिता पैसे कहाँ से अफोर्ड करें? मैंने कल वहां के एसएसपी को फोन किया, मुख्यमंत्री वहां आए तो उन्होंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैंने वहां के जिलाधिकारी को फोन किया, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप बता दो अपने जिलाधिकारी को कि तनख्वाह तुम लेते हो और लोग क्यों मर रहे हैं, तुम कुर्सी पर बैठे क्यों हो भाई? हम्म। नीचे तक कांस्टेबल से लेके सब तनख्वाह लेते हैं ना, पूरा जिला है, एसएसपी भी तनख्वाह लेता है, जितने एसपी देहात और इसके सिटी हैं, वो भी तनख्वाह लेते हैं, सीओ भी तनख्वाह लेते हैं, इंस्पेक्टर्स एसआई भी तनख्वाह लेते हैं, हेड कांस्टेबल तनख्वाह। जनता क्यों मरे भाई? ये वो कहाँ से लाएगा बाप पैसे? तुम कुछ अलग से पैसे दे रहे हो, कोई तनख्वाह दे रहे हो उनको? गरीबों की जान लेना चाहते हो? सरकार में बैठ के बात बताते गुंडे भाग गए। सच ये है कि आम आदमी इस सरकारों में पिस रहा है। अब मैं आपको 24 के लिए बताता हूँ, इसका जवाब नहीं है किसी पे कि वो, अगर वो बच्चा मर जाएगा और उसके माँ बाप ने अपना खून पसीने जिसको सींचा है, उनके जो सपने हैं वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब नहीं है मुख्यमंत्री जी पे, इसका जवाब नहीं है वहां के एसएसपी और डीएम पे। और मैं जाऊंगा 1-2 दिन में, ठीक होते जाके बैठूंगा डीएम के दफ्तर के बाहर, उनको बताऊंगा किस तरह से लोग जानों से खेल रहे हैं, और एसएसपी से पूछूंगा कि ये कानून व्यवस्था है? बड़े बड़े स्टार लेकर आके बैठे कुर्सियों पे, नींद आ जाती है शाम रात में घर में पढ़ के? आपके बच्चे हैं तो क्या, जो आम लोग हैं उनके बच्चों को जिंदगी वैल्यू नहीं? अगर ये आपके बच्चे के साथ हो जाता
ये किसी मंत्री के बच्चे के साथ हो जाए तो क्या होता है देश में? ये किसी जज के बच्चे के साथ हो जाए तो क्या होता है देश में? ये किसी नेता के बच्चे के साथ हो जाए तो गरीबों को जिंदगी की वैल्यू नहीं है क्या? मैं पूछूंगा जाके उनसे सवाल। तो इसलिए, और 24 की बात जो आप कर रही हैं, आप 24 में देखना, 2023 का 24 से पहले चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हमारी पार्टियां बहुत मजबूती से लड़ेगी। कल हम पे बहुत नए सारे लोग आए थे, मैं गया था अम्बेडकर भवन मिलने। अब जल्दी हम अपनी पार्टी की का नया संगठन जो है वो झारखंड में, उसकी इकाई छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना हम्म। में और हरियाणा में जो है वो अगले 3-4 दिन के अंदर घोषित करने जा रहे हैं। हमारा दल मजबूत हो रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। इस गोली ने जैसे इस गोली ने मेरे जीवन में एक ठहराव दे दिया है, जी। वैसे ही हमारे लोगों में भी ये विश्वास भी पैदा कर दिया है कि अब हम ज्यादा दिन जो हैं अपने दिल को किसी के भरोसे नहीं छोड़ें। कोई हमारी आवाज नहीं उठा रहा, इतने पार्टियों से लोग जा रहे हैं, इतने दलों से लोग जा रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं कर रहा। जब तक हमारा नेता नहीं जाएगा, हमारी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे, हमारी कोई बात नहीं उठाएगा। इसलिए हमें, जब मैंने एचजेएस की बात की तो उत्तर प्रदेश में सारी दल हैं, किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई कि एक भी शेड्यूल कास्ट का बच्चा जज नहीं बन रहा बैकवर्ड का, किसी ने नहीं उठाया। तो हम्म। मेरा काम है लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि वो आगे बढ़े, और मेरा काम है उनको समझाना। मैं बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आगे मेरी मेहनत जारी रहेगी। मैंने 10 साल का समय तय किया था कि मैं छुट्टी लूंगा। इस गोली ने मेरी छुट्टी लगा दी 10-15 दिन की। कल मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर मुझे ब्लड निकलवाना पड़ा। पोलोसाइथीमिया वेरा से मैं पीड़ित हूँ, तो हर महीने मुझे जो है ब्लड निकलता है मेरा, हर 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक एक 350 ml जो है ब्लड मेरा निकलता है। देखो कितना खून बन रहा है, क्या मेरा खून बहाएंगे लोग। मुझे जब मैं जेल में था मुझे स्लो पॉइजन दिया गया, उसकी वजह से मुझे जो है बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा। इतना आसान नहीं है शोषितों की लड़ाई लड़ना, आपको बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। मगर फिर भी उनकी दुआओं, प्रार्थनाओं से, आशीर्वादों से बहनों के जिंदा हूं और लड़ता हूँ, लड़ता हूँ। चंद्रशेखर जी, कभी आपने वो एक्सपीरियंस नहीं बताया जब आप जेल में थे, तो क्या कुछ झेला होगा आपने? हाँ, ज्यादा दर्द कहते हैं ना, मैंने गाना मैं सुनता, मुझे अक्सर आदत थी जेल जाने से पहले गाना सुन के नींद आती थी। तो कहते हैं वो जख्म दिखाने से उनको हवा लग जाती है, वो नासूर बन जाते हैं गहरे वजह, इसलिए बताता नहीं, लोग डर जाएंगे। इतना भयावह है सफर। लोगों को सिर्फ वो चंद्रशेखर आजाद दिखता है, लेकिन उस चंद्रशेखर आजाद को बनाने में कितने लोग खपे हैं, कितने लोगों ने लाठियां क्या, उसने खुद क्या क्या झेला है, वो सुन के लोग कांप जाएंगे। कितना अगर सरकार शोषण करे तो कोई लड़ने ना आए। जैसा मैंने कहा कि हर माँ चाहती है शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद पैदा हों, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी है। मैंने वो टॉर्चर सहा है। जब मैं बीमार हो गया तो मुझे इलाज नहीं करने दिया। जब मैंने 2 अप्रैल पे आंदोलन किया, भूख हड़ताल की, गांधीवादी तरीके से, तो मैं 8 दिन जो है भूखा रहा। अखबार में छपता रहा कि चंद्रशेखर तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, और अखबार की कटिंग मेरे पास आ जाती थी किसी तरीके से, तो मैं पढ़ लेता था उसको। जबकि जेल में अखबार कटिंग काट दी जाती जिसमें आपकी खबर हो। उसके बाद मुझे मेरे परिवार से मिलने से रोक दिया गया, मेरी तारीखें रोक दी गई। मैंने जब 10 साल से सवाल किया तो मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने जिस दिन सवाल खड़ा किया कि सर हम भी तो बंदी, भले हमारे भी तो कुछ राइट्स हैं, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी मुझे आना बंद कर दिया। मैंने 16 महीने की एक रात इस तरह से काटी, 10 बाई 6 की एक कोठरी में, जहाँ एक रात मेरी तन्हाई में जो है सांप आ गया। और वो, जब क्योंकि सर्दी थी तो सुबह जब मैंने कपड़े ठीक किए तो वो मेरे तकिए के नीचे बैठा था। हो सकता है चंद्रशेखर रात को पहले काफी दिन पहले मर जाता। रात में मेंढक, मच्छर, कॉकरोच आके चुपचाप आके जो है छाती पे बैठ जाते, झटके से आंख खुल जाती। मैंने सुना था कि अंग्रेज काला पानी की सजा दे देते, मैंने तो ये देखा कि कितना अन्याय। आपको, मैंने लाठियां खाई ढाई किसकी ढाई सौ। सरकार थी? किसकी सरकार थी चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर जिनकी आज प्रदेश में? हम्म। जिनकी आज है, बाबा जी की सरकार थी, बाबा जी मुख्यमंत्री थे। उनको जी। पसंद नहीं आया कि एक दलित का बेटा अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने कहा, एडीजी लॉयड का बयान है, मैंने ये बात जी। कही थी 21 तारीख को, कि हम चंद्रशेखर को सरेंडर नहीं करने देंगे। मुझे हम्म। एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कहा कि इसका एनकाउंटर करो, वरना कल कोई और चंद्रशेखर खड़ा हो जाएगा, कोई और दलित पिछड़े का, आदिवासी का बेटा खड़ा होकर कहेगा, अपने हकों की मांग करेगा, तो निपटाओ इसको। बहुत लोग एनकाउंटर हुए हैं, तो मगर वो इसलिए सफल नहीं हो पाए कि 21 तारीख को दिल्ली पे, 21 मई 2017 को मेरा समाज आया और उसने मुझे ताकत देके कहा कि हम साथ हैं। सरकार को समझ आया कि इस 85% बहुजन समाज का विरोध आप लोग नहीं झेल पाओगे।
मैं प्रधानमंत्री को अच्छी तरह जानता हूँ। प्रधानमंत्री 13.5 महीने नहीं बोलते, लेकिन जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश का तो हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाते हैं। 56 इंच के सीने वाले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मेरी तपस्या में कुछ कमी रही। तपस्या में कमी नहीं, चुनाव आ गया था सर। वरना जो वादे आपने किसानों से किए थे, 700 किसानों की शहादत पे आप एक शब्द नहीं बोले। एमएसपी गारंटी की बात आपने की नहीं दी, जो किसानों के मुकदमे वापस नहीं किए। फिर आप ऐसे ढीठ के ढीठ हो गए हो। और अब मणिपुर पे आपने कहा मेरा हृदय क्रोधित है, मैं दुखी हूँ। वो क्रोध की ज्वाला कब मुंह से बाहर निकलेगी? कब वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाएगा? कब वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाएगा? हमने एक वीडियो देखी, लेकिन सच ये नहीं कि एक वीडियो है। अब आप सोचो इस वीडियो 2 महीने पुरानी है, कितना नंगा नाच हुआ होगा वहां। हम भारत में बेटियों को देवी कह के पूजते हैं, उन देवियों के चीरहरण पे हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, और हम लगे हुए हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने पे। बिल्कुल। मैं अभी अभी अपनी बात रखूंगा ट्वीट के माध्यम से कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमें इस महिलाओं पे होने वाली हिंसा को, बच्चियों पे होने वाली हिंसा को रोकना चाहिए। मणिपुर में वो 3 महिलाओं को नंगा नहीं घुमाया गया। इस देश की संस्कृति, विरासत, इज्जत और इस देश के जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके चरित्र का वो प्रदर्शन है कि सत्ता में बैठे लोग कितना गिर सकते हैं। इस देश की आत्मा को नंगा करके घुमाया गया है। इस देश के संविधान को नंगा करके घुमाया गया है। शर्म नहीं आती सत्ता में बैठे लोगों को, समझ नहीं आता कि ये हिंसा की आग कब उनके घर तक पहुंच जाएगी, उनको एहसास भी नहीं होगा। जी, चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आप अस्पताल जा रहे थे, आप हमारे लिए रुके, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने अपनी बात बताई, शुक्रिया। मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा जी। कि हमारा दल भले ही आज छोटा हो, लेकिन हमारे लोगों के हौसले बहुत मजबूत हैं। वो बहुत ईमानदार से मेहनत करें। हम 2023 में इस दल को एक बड़ा दल बनाने के लिए मेहनत करेंगे। पुलिस सुरक्षा दे ना दे, हम जमीन पे जाके लोगों के बीच में जाएंगे, और हम इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये लड़ाई जो है इसको हम मकाम पे नहीं पहुंचा देते। इसमें चाहे कितने चंद्रशेखर फंस जाएं। हमने भीम आर्मी के लोगों को संघर्ष से तैयार किया, आजाद समाज पार्टी के लोगों को संघर्ष तब से तैयार किया है, वो पीछे नहीं हटेंगे। और एक दिन इस देश में समता, समानता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित राज स्थापित होगा, और लोगों की जानों की वैल्यू होगी। महिलाओं पे, बच्चों पे अन्याय जड़ से खत्म हो जाएगा। कोई किसी का अन्याय नहीं करेगा, किसी को जो डराएगा धमकाने, कोई किसी हत्या नहीं करेगा। वो राज आएगा, आप देख लेना। जनता में बहुत गुस्सा है, उनको जरूरत है कोई उनको ईमानदार से साथ खड़ा होकर लेके चले, उनके साथ धोखा ना करे, उनको ठगे ना। इसलिए लोग देर से भरोसा करते हैं। वरना जितनी मेहनत हम लोगों ने की है, इतनी मेहनत के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश बचती है। तो हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे, जैसे आप बिल्कुल। ईमानदार पत्रकारिता कर रही हैं, ऐसे ईमानदारी से हम अपने काम को जारी रखेंगे और लगातार लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और हर बिल्कुल अन्याय के खिलाफ चंद्रशेखर आवाज जी, उठाएंगे, आपकी जाति धर्म मेहनत से दिखाई ऊपर उठ देती के। है। आपकी मेहनत दिखाई धन्यवाद। देती है और समाज में आपका जो विश्वास है वो भी खुलकर बोलता है। शुक्रिया।